Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic forces impact organizational buying decision. So first of all आपको ये क्लियर होना चाहिए कि organizational buying होती क्या है। जैसे आप किसी भी शॉप पे जाके मार्केट में जाके किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हो, दैट इज़ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कि किस तरीके से आप चुनते हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, उसे कैसे इवेल्युएट करते हो एंड देन फाइनल डिसीजन मेकिंग करके कैसे उसे कंज्यूम करते हो, दैट इज़ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। बट जैसे कंज्यूमर किसी ना किसी चीज़ को परचेज करते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस भी परचेज करती हैं। तो दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, B2C एंड B2B। B2C का मतलब क्या है, जब एक बिजनेस से एक कंज्यूमर बाय कर रहा है, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो और वहाँ से परचेज कर रहे हो, दैट इज़ B2C। बट B2B का मतलब क्या होता है कि जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से परचेज कर रहा है, उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। जैसे हमें अपनी पर्टिकुलर नीड की फुलफिलमेंट के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम शॉप्स पे जाके मार्केट में जाके परचेज करते हैं। सिमिलरली जो ऑर्गेनाइजेशंस हमें प्रोवाइड करा रही हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपको मैगी पसंद है, तो एक कस्टमर है, उसे मैगी पसंद है, इसीलिए वो क्या करता है, एक शॉप पे जाके मैगी को परचेज करता है और यहाँ पे ये फुलफिलमेंट हो जाती है। तो ये तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है ना। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मैगी को बना रही है, ये भी तो इसे बनाने के लिए नूडल्स बनाती है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स उन्हें चाहिए, वो कहाँ से लेते हैं, सप्लायर से लेते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, बट ये भी एक बिजनेस है और ये भी एक बिजनेस है। तो जब दो बिजनेसेस के बीच में हो रहा है, दैट इज B2B। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ बाय करती है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर। कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस डिसाइड करता है कि उसे रॉ मटेरियल कैसा चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, कहाँ से चाहिए, कौन से सप्लायर से लेंगे, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। और उसकी प्रोसेस हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर ली है कि किस तरीके से एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करके एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है और फाइनलाइज करती है अपने बाइंग डिसीजन को। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस फोर्सेज दैट इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग डिसीजन। कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जिन सप्लायर्स से परचेज कर रही है, तो इसके इस परचेज डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हम किसी शॉप से, हमें मैगी खरीदनी है, तो हम मार्केट में जाएंगे, तो मार्केट में n नंबर ऑफ शॉप्स होंगी, A है, B है, C है, D है, और ये हमें, तो हम कहीं से भी खरीद सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। वो हमारे डिसीजन पे डिपेंड करता है। ऐसा हो सकता है हम किसी को जानते हैं, हम ये कोई हमारे कन्वीनियंट है, हमारे घर के पास है, किसी ना किसी फैक्टर के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर शॉप से खरीदना है। ऐसे ही जब एक ऑर्गेनाइजेशन बाय करती है, तो उसके पास भी नंबर ऑफ सप्लायर होते हैं, मान लो 1 2 3। जैसे कस्टमर के पास n नंबर होते हैं, यहाँ पे n नंबर नहीं होते, लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर होते हैं, बट लिमिटेड नंबर होते हैं, यानी कि 2-3 ऑप्शन उनके पास होते हैं। वो किस बेस पे डिसाइड करते हैं कि इन 3 ऑप्शन में से हमें किससे रॉ मटेरियल लेना है, वो फैक्टर इन्फ्लुएंसेस होते हैं। इन फैक्टर के बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से या कौन से सप्लायर से अपना रॉ मटेरियल लेंगे। तो 4 बेसिक फैक्टर कौन से होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, ग्रुप फैक्टर एंड इंडिविजुअल फैक्टर। जो ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट आर एनवायरमेंटल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, ग्रुप फैक्टर्स और इंडिविजुअल फैक्टर। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। यहाँ बस मैं एक क्रक्स सा बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से ये होने वाला है। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। उन एनवायरनमेंट की स्टडी करके आप देखते हो कि आपका कौन सा सप्लायर सबसे फिट है, जो हर चीज़ पे सूटेबल होगा। देन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो जो खुद ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने मैगी का एग्जांपल लिया था, तो उनके खुद की ऑर्गेनाइजेशन की क्या रूल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उसी के बेस पे आप डिसाइड करोगे। ऐसे सप्लायर से आप खरीदोगे जो आपकी ऑब्जेक्टिव, आपकी पॉलिसी, रूल्स के साथ बिल्कुल अलाइन हो रहा है। देन ग्रुप फोर्सेज आती हैं। ग्रुप फोर्सेज यानी कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल्स काम करते हैं और हमने ग्रुप बना रखे होते हैं, ग्रुप भी काम करते हैं। तो वो ग्रुप के क्या रोल्स हैं, क्या पैटर्न है, उसके बेस पे डिसाइड करते हो, एंड देन इंडिविजुअल बेस पे। नाउ वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले एनवायरमेंटल फोर्सेज, और एनवायरमेंटल फोर्सेज को आप क्या बोल सकते हो, पेस्टल फोर्सेज भी बोल सकते हो। So pestle forces is a short form of political, economic, social, technological, environmental and legal forces
ये हमारे क्या है, कंप्लीट जो सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरनमेंट होता है उसको बोलते हैं पेस्टल एनवायरनमेंट या पेस्टल फोर्सेस, जो आपके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट होती है, नेशन की गवर्नमेंट होती है, वो रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं और वो हर किसी को फॉलो करने होते हैं। अब मान लो ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है ए, इसके पास 3 ऑप्शंस हैं 1 2 3। इन 3 सप्लायर में से इन्हें एक को चूज़ करना है जिससे ये रॉ मटेरियल खरीदेंगी। तो ये देखेंगे ना कि इनमें से ऐसा कौन सा सप्लायर है जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज सबको अच्छे से फॉलो करता है। मान लो कि ये वाला जो है वो अच्छे से फॉलो नहीं करता या कुछ ना कुछ इलीगल एस्पेक्ट इनका नज़र आता है, तो सीधा ये वाला कट जाएगा कि इससे हम नहीं परचेज करेंगे। तो यानी कि पॉलिटिकल फोर्स ने कोई ना कोई इम्पैक्ट तो डाला ही है। ऐसे ही फिर इकोनॉमिक फोर्सेज को देखा जाता है। इकोनॉमिक यानी कि दोनों सप्लायर की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, वो फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इंटरेस्ट रेट कितना है, इकोनॉमिक ग्रोथ नेशन की कैसी है, उसके बेस पे आप डिसाइड करते हो। जो ऑर्गेनाइजेशन या जो सप्लायर आपको ज़्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल मिलता है आप उसी को क्या करते हो, यूज़ करते हो, देन उसी से परचेज करते हो। देन सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगी ना। अब उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका कल्चर है, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं। जैसे इंडियन कल्चर है, अमेरिकन कल्चर है, तो हमारे कल्चर में डिफ्रेंशिएशंस क्या है कि हमारा ट्रेडिशन अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारे परसेप्शन अलग हैं, वैल्यूज़ अलग हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वैल्यूज़, जिसके परसेप्शन आपकी ऑर्गेनाइजेशन से सिमिलर होंगी, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही कल्चर फॉलो कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इन दोनों में से एक को चुनना है, तो ऐसा हो सकता है ना कि मैं, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर इंडियंस हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर इंडियन मिल जाएं तो हमारे लिए कम्युनिकेशन और जो ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो पॉपुलेशन, एज या फिर जो कल्चर, वैल्यूज़ हैं, ये सारे सोशल फैक्टर हम देखते हैं और उसके बेस पे डिसाइड करते हैं। देन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत इवॉल्विंग है और जो ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करती वो आउटडेटेड हो जाती है और जो ऑर्गेनाइजेशन उसका यूटिलाइजेशन कर लेती हैं वो आगे निकल जाती हैं। तो हम हमेशा देखते हैं कि ऐसे सप्लायर को हम चुनें, ऐसी सोर्स को हम चुनें जो टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हो। तो यानी कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी इम्पैक्ट डालते हैं। और अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एक और तरीके से कैसे इम्पैक्ट डालने लग गया कि पहले तो क्या होता था कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है तो ये अपने नियर बाय में ही देखती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी तो अच्छे से कम्युनिकेशन दूर दूर तक हम नहीं कर पाते। बट अगर अब हमसे कोई दूर भी सप्लायर अवेलेबल हैं तो उनके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को, कन्वीनियंस को ईजी बना दिया है, हमें बहुत कन्वीनियंट बना दिया है। देन एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कैसी वेदर कंडीशन है, कितना पॉल्यूशन वो क्रिएट कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर कितना है एनजीओ का, उन सब सप्लायर्स की स्टडी की करते हैं हम कि जो भी उनके एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। अगर एक ऐसा सप्लायर हमें मिल रहा है जो उसकी बहुत अच्छी ब्रांडिंग है, बहुत लॉयलिटी है कि वो क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनके साथ काम करने में हमारा भी बेनिफिट होगा। सो हम एनवायरमेंटल फैक्टर को भी देखते हैं। एंड देन लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर के अंदर वही आ जाते हैं जैसे पॉलिटिकल में क्या थे कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, स्टेबिलिटी कितनी है, करप्शन कितना है, ऐसे ही लीगल फैक्टर के अंदर हो जाते हैं लॉज क्या हैं, डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग क्या रो है, एम्प्लॉयमेंट की, हमें एम्प्लॉयमेंट देनी है, वेजेस देनी है, कॉपीराइट, इन सारे को जो फॉलो करता है उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम डील करना चाहते हैं। तो हमारे बाइंग बिहेवियर को क्या इम्पैक्ट कर रहा है, पूरी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट करती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, एनवायरमेंटल हो या लीगल हो। तो ये हमारे क्या थे, फर्स्ट फोर्सेस, दैट वाज एनवायरमेंटल। तो हमारे टोटल कितने फोर्सेस होते हैं, एनवायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। तो एनवायरमेंटल हमने डिस्कस कर लिए, अब है ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन फोर्सेज यानी कि ऐसे फैक्टर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं और इम्पैक्ट डालते हैं आपके बाइंग बिहेवियर के ऊपर। तो वो हमारे मेजर कौन कौन से फैक्टर हैं, फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किन चीज़ों को माना जाता है, कौन सी चीज़ें सही मानी जाती हैं, कौन सी चीज़ें गलत मानी जाती हैं, किस बिलीफ पे फॉलो किया जाता है, किन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। तो जो वैल्यू, बिलीफ और प्रैक्टिसेस एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती हैं, जो लॉन्ग टर्म की होती हैं, मीन्स एंड्योरिंग होती है नेचर में, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए या फिर आप किसी बैंक में गए तो आप क्या बोलते हो, किसी को आपका एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो कि उनका कल्चर काफ़ी अच्छा
अच्छा है या फिर उस बैंक का कल्चर अच्छा नहीं था। तो कल्चर होता क्या है, इसका मतलब वो क्या वैल्यूज़, बिलीफ, प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो जैसा आपका कल्चर होगा उसी के बेस पे आपकी क्या होगी, डिसीजन मेकिंग होगी कि आपका बाइंग बिहेवियर होगा। अगर आपका कल्चर कॉस्ट इफेक्टिव है कि आप कॉस्ट को कम रखने पे फोकस करते हो, तो ऑब्वियसली आप ऐसे सप्लायर से परचेज करना पसंद करोगे जिसमें मिनिमम कॉस्ट आती हो। अगर आपका कल्चर इनोवेशन का है कि आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी है, तो आप क्रिएटिव एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा जाओगे। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इम्पैक्ट डालता है। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हायरार्की है, किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, किसके पास अथॉरिटी है, जो कम्युनिकेशन है वो ओपन कम्युनिकेशन है या क्लोज। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि लोअर लेवल पे भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो भी ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को, एडवाइजेस को, सजेशंस को। बट अगर हमारी क्लोज कम्युनिकेशन है तो लिमिटेड जो पीपल होते हैं उन्हीं के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग हायरार्की में फॉलो होने वाली कम्युनिकेशन होती है जो बहुत रिस्ट्रिक्टिव होती है। तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, और जितना फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होगा ना उतना बेटर डिसीजन मेकिंग हम कर पाएंगे। तो इसका मतलब हम कौन से सप्लायर को चुन रहे हैं या फिर कौन सा बाइंग हमारा होगा, किस चीज़ को हम बाय करेंगे, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। अगर क्लोज स्ट्रक्चर है तो मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी। अगर हमारा ओपन स्ट्रक्चर है तो ऐसा हो सकता है मिल के सब डिसाइड करेंगे कि क्या बाय किया जाएगा। देन साइज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है। अगर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मीन्स हमारे पास अच्छा खासा मनी है कि आपके पास इतना फाइनेंस है कि आप एक प्रोडक्ट को इजीली अफोर्ड कर सकते हो, तो इसके अकॉर्डिंग आप सप्लायर को देख सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप ऐसे को देखोगे जो आपके नियर बाय होगा, अफोर्डेबिलिटी होगी, कम प्राइस पे प्रोडक्ट मिल रहा होगा या रॉ मटेरियल मिल रहा होगा। बट अगर आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वालिटी फोर्सेज पे, ऐसे फोर्सेज पे, मीन्स कि आपको एक अच्छा रॉ मटेरियल मिले, बेस्ट रॉ मटेरियल मिले, चाहे प्राइस थोड़े ज़्यादा लग जाएं। तो आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे भी डिपेंड करता है कि आप किससे परचेज कर रहे हो और आपका बाइंग बिहेवियर कैसा होगा। नाउ वन मोर फैक्टर इज़ ऑर्गेनाइजेशनल पोजिशनिंग एंड परचेजिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो परचेजिंग है वो दो तरीके की है। इस पे भी डिपेंड करता है कि हम कैसे परचेज करेंगे। सो व्हाट इज़ सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज परचेजिंग का मतलब क्या है, वही क्लोज स्ट्रक्चर कि सिर्फ हमारी मैनेजमेंट या जो हायर अथॉरिटी है ना वही डिसाइड करेंगे परचेज करना है। और अगर डिसेंट्रलाइज है तो लोकल ब्रांचेज जो लोअर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, मिडिल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, वो भी डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे बाइंग डिसीजन में क्या होता है, इन्फ्लुएंसेस होते हैं। सो ये हमारे क्या थे, ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेस। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर, की ऑर्गेनाइजेशन किस रॉ मटेरियल को खरीदेगी, किससे खरीदेगी, कितना खरीदेगी, उसे क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट करती हैं। तो एनवायरमेंटल फोर्सेस इंपैक्ट करते हैं जो हमने डिस्कस किए, जिसमें पेस्टल एनालिसिस आएगा। देन ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेस इंपैक्ट करते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उसका साइज एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, उनका कल्चर एंड उनकी जो पोजिशंस हैं कि सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज पोजिशन है। नाउ ग्रुप फोर्सेस, जो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बाइंग डिसीजन को। अब इसमें हमें तीन मेन चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले कि क्या जो ग्रुप है वो एक्चुअल में बाइंग प्रोसेस का पार्ट हैं भी या नहीं। पार्ट होंगे तभी तो वो इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर वो ग्रुप बाइंग प्रोसेस का पार्ट हैं तो वो कितना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, उनके अंदर कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है, एंड व्हाट क्राइटेरिया इज़ इंपॉर्टेंट टू ईच मेंबर इन इवेल्युएटिंग द सप्लायर। और फिर अगर मान लो एक ऐसा ग्रुप है जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पड़ सकता है कि उनका जो डिसीजन होगा ना वो हमारे बाइंग डिसीजन पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा बाइंग डिसीजन होगा। तो वो किस क्राइटेरिया के बेस पे सप्लायर को मेजर करते हैं, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिलके हम क्या करते हैं, ग्रुप फोर्सेस का क्या इंपैक्ट होगा उसे आइडेंटिफाई करते हैं। ग्रुप फोर्सेस में मेजर दो चीज़ें आती हैं, बाइंग सेंटर डायनेमिक्स, कन्फ्लिक्ट एंड पावर डायनेमिक्स। बाइंग सेंटर डायनेमिक्स में क्या है, नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं और इनके थ्रू ही हम क्या करते हैं, ये हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग को। तो पहले हम बाइंग सेंटर डायनेमिक्स में कौन कौन इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यूज़र्स यानी कि जो एक्चुअल में उस रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे। जैसे हम मैगी का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो मैगी की जो फैक्ट्री है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे चाहिएगा, तो यूज़र्स क्या होंगे, जो सच में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो लोग भी इन्फ्लुएंस करेंगे क्योंकि काम तो उन्हीं को करना है ना उस मटेरियल के ऊपर। देन इनिशिएटर क्या होते हैं, वो पीपल जो सबसे पहले रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है।
देन इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं? जो कंप्लीट डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो स्पेसिफिकेशंस बताते हैं कि इतनी ही क्वांटिटी में होना चाहिए, इस क्वालिटी में होना चाहिए, ये साइज़ होना चाहिए, हर चीज़ को स्पेसिफाई कर देते हैं। बायर्स क्या हैं? जो खरीद के लेके आएंगे। देखो बायर और यूज़र में क्या डिफरेंस हुआ? इनिशिएटर वो जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि परचेज़ की रिक्वायरमेंट है, इन्फ्लुएंसर जो स्पेसिफिकेशंस बताएंगे, यूज़र्स जो उसे एक्चुअल में यूज़ करेंगे, उस पर एक्चुअल में ऑपरेशन करेंगे, बायर जो खरीद के लेके आएंगे। देन गेट कीपर क्या होते हैं? जो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का वर्क करते हैं, यानी कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस प्रोसेस में लगेगी उस पर वर्क करना, उसको कंट्रोल करना। डिसाइडर कौन होते हैं? जो ये डिसाइड करेंगे कि कितना लेके आना है, किस सप्लायर से लेके आना है। और अप्रूवर हमारी टॉप मैनेजमेंट हो जाती है, जो वो सिग्नेचर करेगी कि अप्रूव किया जाता है कि आप ये परचेज कर सकते हो। तो ये सारे पीपल मिलके भी क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर के ऊपर। तो एक ग्रुप फोर्सेस में फर्स्ट क्या हुआ? बाइंग सेंटर डायनेमिक्स, कि बाइंग सेंटर के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो क्या करते हैं? इम्पैक्ट डालते हैं। देन कन्फ्लिक्ट एंड पावर डायनेमिक, कन्फ्लिक्ट एंड पावर का मतलब क्या है? कि जितने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप हैं, ऐसा तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में एक ही ग्रुप होगा, नंबर ऑफ ग्रुप हो सकते हैं, तो उनके पास कौन से ग्रुप के पास कितनी पावर है ना, वो भी इन्फ्लुएंस करता है। जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो हमारे बाइंग डिसीजन को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। और अगर दो ग्रुप के बीच में कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट यानी कि उनके बीच में कोई झगड़ा है, तो एक ग्रुप का डिसीजन दूसरे ग्रुप का डिसीजन उसको क्या करेगा? कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, कि वो कहेंगे ये जो कर रही है ना ऐसा हमें नहीं करना। तो वो दोनों क्या करेंगे कि कन्फ्लिक्ट क्या है और पावर कितनी है, उसके बेस पे भी क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है। अब जो हमारा बाइंग सेंटर है, जैसे इनिशिएटर है, यूज़र है, इसके ये किस तरीके से डिवाइड होते हैं? तो इसकी मेन कैटेगरी क्या है कि इनिशिएटर, यूज़र्स, ये सब किन कैटेगरीज में आते हैं? फर्स्ट इज़ टॉप मैनेजमेंट पर्सन्स होते हैं। टॉप मैनेजमेंट जो सबसे हायर लेवल होता है, जो क्या क्या डिसाइड करते हैं, जिनका काम डिसाइड करने का होता है कि हाँ भाई डिसाइडर्स इसके अंदर आ जाते हैं और अप्रूवर्स इनके अंदर आ जाते हैं, कि जो अप्रूव करके देते हैं कि आप परचेज कर सकते हो, और जो डिसाइड करते हैं कि कितनी क्वांटिटी किस सप्लायर से हमें लेना है और परचेज पॉलिसी ये डिटरमाइन करते हैं। देन टेक्निकल पर्सन, टेक्निकल पर्सन कौन से होते हैं? जो स्पेसिफिकेशंस को डिटरमाइन करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स इनके अंदर आ जाते हैं, जो ये बताएंगे कि इस क्वांटिटी का, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें चाहिए, उसके बेस पे नेगोशिएशन करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा प्रोडक्ट चल जाएगा, वही हमें चाहिए ताकि हम बेस्ट प्रोडक्ट बना सकें रॉ मटेरियल से। फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? टेक्निकल पर्सन। जो इंजीनियर्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, R&D इंजीनियर, क्योंकि ये किस टेक्निकल एस्पेक्ट पे वर्क करते हैं। परचेजर्स कौन होते हैं? जिसके अंदर परचेजर्स के कौन आएगा इसके अंदर? जो एक्चुअल में परचेज करेंगे, जो हमारे बायर्स होते हैं, ये क्या करेंगे? इनका काम क्या करना होता है कि जितने भी बाकी पर्सन्स हैं, टेक्निकल पर्सन जो हमने देखे थे, R&D क्वालिटी को जो मैनेज करते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, बाकी जो डिपार्टमेंट है उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना। और ये भी इन्फ्लुएंस डालते हैं सिलेक्शन करने पे सप्लायर के, क्योंकि ये क्या करेंगे? एक्चुअल में परचेज करेंगे। अब आप परचेज करने जाते हो तो शॉप आप सिलेक्ट करते हो ना, ऐसे ही बायर जो हैं जिसको एक्चुअल में परचेज करना है वो भी सप्लायर की मीन्स किस सप्लायर को सिलेक्ट किया जाएगा उस पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। देन फाइनेंस पर्सन्स कौन से होते हैं? जो किसका काम करते हैं? फाइनेंस को संभालने का, मनी को संभालने का, कि कैसे पेमेंट करनी है, बैंक में कितना बैंक के थ्रू कितना देंगे, कैश में कितना देंगे, कैपिटल कितनी रखनी है, कैसे इशू करेंगे, ये सब चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं? अकाउंट और फाइनेंस पर्सन्स के अंदर। एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग यानी कि ऐसे पीपल जो क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अवेयर करा रहे हैं लोगों को। तो जो भी हमारा परचेज डिसीजन होगा वो ग्रुप के लेवल पे दो चीज़ें इन्फ्लुएंस करेंगी। पहला कि उनके बीच में पावर और कन्फ्लिक्ट कितना है, दूसरा बाइंग सेंटर डायनेमिक। और बाइंग सेंटर डायनेमिक के अंदर जो वो 8 लोग होते हैं वो किस किस डिपार्टमेंट से हो सकते हैं? मार्केटिंग से हो सकते हैं, फाइनेंस से हो सकते हैं, टॉप लेवल से हो सकते हैं, टेक्निकल से हो सकते हैं, और बायर और परचेज से हो सकते हैं। नाउ इंडिविजुअल फोर्सेज, सो हमारी एनवायरमेंटल फोर्सेज हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल हो गई, ग्रुप हो गई। नाउ इंडिविजुअल फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। देखो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो आपको परचेज करना है, आपको कोई फ़ोन खरीदना है, तो आपके मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं वो इम्पैक्ट डालेगा। आपके जो भी आसपास पड़ोस में कितने लोग हैं या फिर किसी से भी आपने पूछा जैसे आप जानते हो, तो वो सब इम्पैक्ट आपके ऊपर डालेगा। एनवायरनमेंट आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है सब इम्पैक्ट डालेगा। बट सबसे मेजर इम्पैक्ट किसका होगा? आपका खुद का, कि आप खुद किस चीज़ को पसंद करते हो। तो इंडिविजुअल फोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिविजुअल से ही ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। इंडिविजुअल मेक द बाइंग डिसीजन, नॉट ऑर्गेनाइजेशन। बाकी सब सजेशंस देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन नहीं लेती, इंडिविजुअल डिसीजन लेता है, आप डिसाइड करते हो। तो इसीलिए आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत मेजर इंपैक्ट डालती हैं।
और इंडिविजुअल फोर्सेस में जो दो मेन चीज़ें आती हैं, दैट इज़ परसेप्शन एंड एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड पर्सनल गोल। परसेप्शन एंड एटीट्यूड का मतलब क्या है? परसेप्शन का मतलब होता है आपका नज़रिया, एटीट्यूड मीन्स आप उसके बारे में क्या सोचते हो। अगर आपका किसी सप्लायर के रिगार्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप उन्हें अच्छे तरीके से देखते हो कि हाँ भाई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वेल नोन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उस सप्लायर को सेलेक्ट करोगे। बट अगर आपका नेगेटिव कॉन्ट्राडिक्ट है, मीन्स आपका परसेप्शन नेगेटिव है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि बिल्कुल अनफेवरेबल रहेगी, इनकी इमेज अच्छी नहीं है मार्केट के अंदर, बिल्कुल भी गुडविल या रेपुटेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उस सप्लायर से परचेज नहीं करोगे। तो आपका पर्सनली क्या परसेप्शन और एटीट्यूड है वो इम्पैक्ट डालता है। एंड मोटिवेशन एंड पर्सनल गोल, आपके क्या पर्सनल गोल हैं, क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है। कॉस्ट आपको मोटिवेट करती है कि कम खर्चे में आपका काम हो जाए, इनोवेशन आपको मोटिवेट करता है, अच्छे रिलेशंस मोटिवेट करता है। जो चीज़ आपकी मोटिवेशन को सेटिस्फाई करेगी ना, उस सप्लायर से आप क्या करोगे? परचेज करोगे। इसके अंदर हमारा क्या आता है? एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, कि इंडिविजुअल का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आपको फ़ोन परचेज करना है या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सामान परचेज करना है, तो आप 3 वेज पे उसे इवैल्यूएट कर सकते हो, उस रॉ मटेरियल को, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, परचेजिंग के अकॉर्डिंग और इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग। परचेजिंग के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि जो आपको सबसे सस्ता मीन्स इकोनॉमी के साथ मिल जाएगा, प्राइस एडवांटेज जहां आपको मिलेगी, वो आप परचेज करोगे। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? जो आपको अच्छी तरह मिल मीन्स जल्दी मिल जाएगा, कि आपने रॉ मटेरियल ऑर्डर किया और 1-2 दिन में आ भी गया, एफिशिएंट और इफेक्टिव सर्विस देगा, उसे आप लोगे। एंड इंजीनियरिंग में यानी कि उसकी क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड आपने बनाए थे वो उसी को मेट कर रहा हो, उसका स्पेसिफिकेशंस फुलफिल कर रहा हो, तो इस बेस पे आप क्या करते हो? इवैल्यूएट करते हो अपने क्राइटेरिया के बेस पे। एंड फाइनली जो इम्पैक्ट डालता है दैट इज़ योर एजुकेशन एंड डिस्पोजिशंस, कि आपकी कितनी एजुकेशन है। जैसे इंजीनियर्स हैव डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड देन परचेजिंग एजेंट, कि जो परचेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं और इंजीनियर आपके हैं जो R&D में काम करेंगे, वो डिफरेंट हैं। तो हर एक इंडिविजुअल की जो एजुकेशनल बेसिक है वो भी इम्पैक्ट डालती है उसकी बाइंग डिसीजन पे। और उसके डिस्पोजिशंस यानी कि उसका नेचर कैसा है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं। जैसे आप वॉर्म, ओपन या ऑप्टिमिस्ट हो, जैसे ये सेल्स पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ज़्यादातर इंजीनियर्स जो एनालिटिकल, सस्पेक्टिंग ऐसे होते हैं। तो आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं वो भी बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। So these are the various forces that influence organizational buying decisions. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.